8.2 कंटिन्यू करते हैं और इस पर बेस्ड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास में हो चुका था, सारे पार्ट हो चुके थे। कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको MCQs दे रखे हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इस साल का जो नया पैटर्न आया है CBSE का, उसमें 20 क्वेश्चन तो वैसे भी आपके क्या होंगे, MCQ होंगे। और उन 20 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन असेसमेंट रीजनिंग के होंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। असेसमेंट रीजनिंग क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्लियरली दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। आपको सॉल्व करके देखना होगा। अगर मैच नहीं करेगा, मान लीजिए आपका जो आंसर आया और इस MCQ में नहीं हो, तो उस MCQ के पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ जाता है कभी कभार, है ना। जैसे आप सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.2 है। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल है? पार्ट 1 में जो वैल्यू दे रखी है, पार्ट 1 का जो वैल्यू है वो ये दे रखी है sin 60 डिग्री। बी ऑप्शन जिसमें दे रखा है cos 60 डिग्री, ठीक है। C tan 60 डिग्री। डी ऑप्शन में दे रखा है आपको sin 30 डिग्री। अब खुद सोचिए, स्टार्ट करने से पहले आप खुद सोचिए, जब आप ये स्टैंडर्ड एंगल्स है ये नहीं, अगर इनकी वैल्यूज़ रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो एक रियल नंबर में आंसर आने वाला है। ये नहीं, रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट वगैरह सब कुछ भी आ सकता है आंसर, है ना। और ऑप्शन के अंदर आपको कोई ऐसी रियल वैल्यू दे ही नहीं रखी। अब क्या करेंगे? तो आपको ये सोचना होगा जो सॉल्व होकर आ रहा है वो इनमें से कौन सी वैल्यू बन रही है ना। तो टेबल तो आपको याद होगी, याद करके जानी पड़ेगी। तो जो आंसर आएगा, sin 60 होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने आपसे कहा था लर्न करने के लिए, नहीं करी अभी तक। √3/2 1/2 √3 1/2। जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है, और जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है, ठीक है। तो ये आंसर होते हैं इसके। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, इनकी वैल्यूज़ रखूँगा मैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, राइट। तो 2 अपॉन में √3 अपॉन में एलसीएम लोगे, स्क्वायर खोलोगे पहले तो 1 प्लस 1 अपॉन में 3, राइट। एम्प्लाइज 2 अपॉन में √3, एलसीएम क्या आएगा 3 एलसीएम आ गया, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ इसी तरह से तो आएगा या नहीं, है ना। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, आपने इसको काटा, ये 2 आया, राइट। तो 3 अपॉन में 2√3। अब ये देखोगे यार, ये तो आंसर इन 4 में से किसी का भी नहीं होना। आंसर तो वो आना चाहिए था जो इसको मैच करता हो। अब क्या करें, इसको और सॉल्व करिए और रेशनलाइज करिए इसको, है ना। इनटू करा आपने, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3√3 अपॉन में 2√3 कैंसिल आउट, सॉरी नीचे 3 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में रूट से रूट कैंसिल हुआ ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा
ये √3 नहीं कटेगा, ये तो बचा रहेगा, √3/2। अब आपका देखो मैंने क्या बोला था, एक रियल वैल्यू निकल कर आएगी, रियल वैल्यू तो आ गई √3/2। अब जो आपको ऑप्शन दे रखे थे वो √3/2 तो था ही नहीं, उसमें तो ऑप्शन ये दे रखे हैं। अब ये देखो ये वैल्यू किसकी बनती है, या तो ये बनती है sin 60 की या cos 30 की, और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों एक साथ दे रखे हो, कोई एक ही तो दे रखा होगा, है या नहीं है। ऑप्शन क्या सही बैठा है इसका, ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी कभार ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ जाएगा, और ये तो करना ही करना है, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे तो ही इसका आंसर मिलेगा आपको। ये नहीं जैसे हम यहाँ फंस गए थे, अगर आप रेशनलाइज नहीं करते तो बैठे रहते, या ये तो किसी की वैल्यू नहीं बनती, इसका मतलब आंसर गलत है। ठीक है, तो इस तरह के डाउट नहीं आने चाहिए। तो जितना सिंपल करोगे, बहुत जितना रिड्यूस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप करिए। इसमें जो दिक्कत है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट देखिए और फर्स्ट पार्ट देखिए, बुक में नज़र मारिए जल्दी से। कुछ थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है आपको, माइनस का, इसी में माइनस हो गया। अब बताओ ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 3 - 1 2, तो 2/√3 तो ये रहेगा, और ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा, 2/√3 नहीं, हाँ 2/√3, 2/3 आई मीन 2/3, तो वो 2 जो है 4, तो यहाँ पर जो पहुँच कर आपका आंसर मिलेगा वो लगभग इसका रेसिप्रोकल करके 3/2 बचेगा। ये बचने वाला है ना, जो मैं कह रहा था आपसे। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, अब 3 है, 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3 है ना, अपॉन में √3, कैंसिल, एक √3 बचा, बस यही बचा, बाकी सब खत्म हो गया। अब √3 किस में आता है, या तो 10 में आता है या कॉट में आता है। इसके ऑप्शन देख लो, 10 में कब आता है, 60 पर आता है, ठीक है, और कॉट में कब आता है, 30 पर आता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं क्या, ऑप्शन में कोई है ऐसा, है 10, 60 सी पार्ट है इसका, राइट। तो बाकी के दोनों पार्ट जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम थर्ड पार्ट करने के बाद, थर्ड क्वेश्चन करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये, ठीक है। अब तो MCQ के क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक वालों के चांसेस है या इस तरह के क्वेश्चन आने के। देखिए जी, इसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि A + B, आगे क्या बोल रखा है इन्होंने कि A + B यानी इन दोनों का सम 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा है। या तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से, दोनों का सम 90 डिग्री है या उससे छोटा है। और आगे बोला है कि एंगल A जो है वो बड़ा है। आगे ये भी मेंशन है कि एंगल ये जो है ना A है, ये एंगल का पार्ट है, ये A इज़ ग्रेटर देन B, फाइंड A एंड B। एक एग्जाम्पल है, वो भी लिखकर दिखाता हूँ आपको, समझाना चाहता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर है साइन A + B 1/2 cos A - B = 1/2, और यही चीज़ें सेम मेंशन करी हुई है कि A + B जो है वो 0 से बड़ा है, 90 या 90 से छोटा है, और A जो है B से बड़ा है, राइट। करने का तरीका देख लीजिए कितना आसान है। यहाँ पर जो भी आपको रेशो दे रखा होगा, ठीक है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, दो अलग अलग रेशोज़ के साथ भी हो सकते हैं, दो इक्वेशन, जैसे कि वो क्वेश्चन देख लो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं रेशो के साथ। यहाँ पर राइट साइड पर आपका हमेशा दूसरी वैल्यू होगी, तो अब आपको ये सोचना है, और जो दे रखा होगा यहाँ पर रेशो, उसके हिसाब से उसकी ही वैल्यू दे रखी होगी, इस टेबल की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी।
अब आपको ये मालूम होना चाहिए ये 10 में कब आता है, कब आता है जी 60 डिग्री। तो आप इसको चेंज करके क्या 1060 नहीं लिख सकते? अल्टीमेटली 1060 की वैल्यू √3 तो होता है, √3 तो होती है ना, तो √3 को आप 1060 भी लिख सकते हो। सिमिलरली 10a माइनस बी, वो 10 में कब आती है 1/√3, 10 30 डिग्री पर आता है। ठीक है, पता होना चाहिए, जब याद होगी टेबल तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से 10 को रिमूव कर दिया, एग्ज़ाम में मत काटिएगा, इस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में मत काटिएगा। क्या बच गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और इधर a माइनस बी इक्वल टू 30। अब आप देखिए जो आपने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था, यहाँ पर a और b एज आ x और y मान लो, है ना, जिस तरह से आपने वहाँ ट्रीट करा था एलिमिनेशन मेथड के लिए, सेम यहाँ पर अप्लाई करो। तो क्या लिखना पड़ता था आपको, क्योंकि पहले से हमारे पास b के कोफिशिएंट सेम है और पहले से भी साइन प्लस माइनस दे रखे हैं, इस केस में क्या लिखना होगा आपको ऐड। और अगर आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आप ये कहते हो कि सर हम a b कैंसिल नहीं करते, a कैंसिल करेंगे, तो a कैंसिल करने से पहले आप ये देखिए दोनों के साइन सेम है, साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो कैंसिल होंगे। तो उस केस के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। ठीक है जियान, साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही साइन चेंज है, इसलिए हमने ऐड लिखा है। देखो कैंसिल हो गया ना। क्या बच गया a प्लस a 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45। अब ये a की जो वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर सपोज आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखी 45 यहाँ रखी, लिया का माइनस करेंगे तो b कितना निकल कर आएगा? हाँ जी 15। आई या नहीं आई? a b से बड़ा है या नहीं? ये प्रूफ होगी ना। और दोनों का सम 90 से कम भी आ रहा है, देख लो आप। क्लियर है? सेम यही आंसर आने वाले हैं उसके। ठीक है, बट वहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन की फॉर्म बनानी पड़ेगी, यहाँ पर कॉस की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तभी तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तभी तो साइन से साइन कैंसिल होगा। सेम इस तरह से इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे और आंसर भी यही आने वाले हैं आपके। सॉल्व करके देखिए। ये कुछ क्वेश्चन जो कि 8.2 पर बेस्ड है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर से लिए हैं, NCERT एग्जाम्पलर से, कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल के हैं, 2 बुक्स के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा बहुत जल्दी हार्ड कॉपी की शक्ल में, अपनी कॉपी पे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं जिसमें ये गिवन है तो ये क्या होगा, अगर एंगल ये थीटा 45 है तो ये क्या होगा, इवेल्युएट इस पूरे को करना है। ठीक है, साइन tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। और अगर 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है देन इसको सॉल्व करके क्या आएगा। इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ये MCQ में आएंगे, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो इस बेटर के कि जितना ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्पीड उतनी बढ़ेगी। MCQ के लिए याद रखिएगा स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी आपकी, कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आ रही है। अगर इतनी स्पीड से जो आप कर रहे हैं ना, तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चन छूट जाए, MCQ में फंस जाएंगे। ठीक है, कुछ 2-3 तरह की चीज़ें शुरू हो चुकी है, जैसे असर्शन रीजनिंग मैंने बताया था, असर्शन रीजनिंग, इसी तरह से केस स्टडी, इन तरह 2 तरह के क्वेश्चनों में स्टूडेंट फंस जाते हैं। उस पर टाइम बहुत लगता है और टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पूरा जो पेपर सेट किया जाता है टाइम के हिसाब से सेट किया जाता है। तो अगर आप टाइम ज़्यादातर MCQ में लगा दोगे तो हो गया काम। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको हमेशा हर क्वेश्चन में दिक्कत देगा। अलजेब्रा वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लगना ही लगना है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो आप ध्यान से स्पीडली आप काम करेंगे जल्दी आंसर आएंगे। अगर सोच सोच कर करते रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो
टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हैबिचुअल हो जाओगे, कम वही आदत डल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करने की, और यही आदत जो है आपकी एग्ज़ाम तक रहेगी। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसके आंसर निकाल के मुझे बताइए आप। आई होप के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आप लोगों से, और जो नहीं भी हुआ है आप कर रहे हैं एक आध क्वेश्चन लास्ट का जो रह गया। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सब इजी लग रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इस 5 को अपॉन में भेज कर देन आप देखिए, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में कुछ फार्मूले भी लिखवाया था। tan थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, याद है? आप एक काम कर सकते हो, आप पाइथागोरस लगा के, जैसे कि ये है cot 5/3 है ना, क्या होता है b/b। ठीक है, पाइथागोरस लगा के आपको ये निकालनी होगी, रूट में आंसर आएगा। एक काम और भी कर सकते हैं आप, गलत लिख दिया मैंने, बेस अपॉन ये 3 है, ये 5, आंसर तो वही आता लेकिन डायमेंशंस गलत हो गई थी। देखो, अगर मुझे इसको कॉर्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मुझे कॉर्ड बनाना है, साइन से डिवाइड कर सकता हूँ सबको, साइन से डिवाइड करूँगा सबको। अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ या साइन कॉमन लेता हूँ, ठीक है, साइन कॉमन लेता हूँ या साइन से डिवाइड करता हूँ लाइक दिस, तो ऐसे तो लिखोगे आप, है ना, ये न्यूमरेटर आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर ये वही काम आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। राइट, ये कैंसिल हो गया। अब देखो, आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर 5 बचा, है ना, माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, आप सीधा 3/5 यहाँ लगा रख देना। ज़रूरत पड़ेगी आपको पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही नीचे आ जाओ, ये कैंसिल हो गया, 4 1 4 बचा, -3 कॉस बाय साइन, ये भी कॉट बन गया। अब बताइए मुझे, पाइथागोरस लगा कर क्या थर्ड डायमेंशन निकालने की ज़रूरत पड़ रही है आपको? नहीं पड़ रही। ठीक है, तो इस तरह से स्मार्टली काम भी होते हैं। ये तभी होगा जब सारे फॉर्मूले से आप गो थ्रू हो चुके होंगे, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले से गो थ्रू, और अच्छे से लर्न भी होंगे, है ना। आपको पता रहेगा कि कब क्या बन सकता है। जैसे मुझे अंदाज़ा हो यार, साइन कॉस तो दोनों साथ में आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पर tan भी बन सकता है, कॉट भी बन सकता है। tan बनाने के लिए मुझे कॉस से डिवाइड करना पड़ता सबको, और कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन की tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, कॉट की क्या होती है, कॉस बाय साइन, है ना। तो कॉस तो है ना, अपॉन में साइन आ जाए कहीं से। अब कहीं से आएगा क्या, हवा से उड़ कर आएगा क्या? वो दिमाग लगाया, सबको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दो, आ गया कॉट। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या वैल्यू लाकर रखोगे, 3/5, यहाँ पर भी 3/5, फिर इनको रख कर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पर, जो कि आइडेंटिटी पूरी स्क्वायर आइडेंटिटीज़ हैं, और ये समझ लीजिए वो बैकबोन है। 11th क्लास में और फर्दर क्लास में आपको वही फॉर्मूले हेल्प करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को, अक्सर स्टूडेंट को वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि फॉर्मूले कभी कोई सा यूज़ होता है, कभी कोई सा यूज़ होता है, कभी कोई सा यूज़ होता है। एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 फार्मूले भी यूज़ हो जाते हैं, और बहुतों को बहुत ईजी भी लगती है कि फार्मूले तो है, कहाँ पर अप्लाई करना आइडिया हो जाता है सॉल्व करते करते। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास का जितना कुछ हुआ सब क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटी बेस्ड और आइडेंटिटीज़ करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।